चलो दोस्तों, आज के ऐसे के पेपर का डिस्कशन करते हैं। आज एग्ज़ाम हो चुका है। पहला जो ऐसे लिखने को आया, इसमें 8 ऐसे रहते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी में। उसमें से आपको एक ऐसे लिखना होता है 1000 से 1200 वर्ड में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कोई एक इनमें से एक सेक्शन ए में से लिखना है, एक सेक्शन बी में से लिखना है। पहला निबंध था, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो ये तो आसानी से लिखा जा सकता था कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने में वन की क्या क्या भूमिका होती है। चाहे वो वनों के द्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए हमारे लिए प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति हो, चाहे वनों द्वारा प्राकृतिक सेवाओं की आपूर्ति हो, तो इसको आप आसानी से लिख सकते थे। दूसरा निबंध था, वो थोड़ा टफ लगा बच्चों को, और चलो हम भी देखते हैं कैसा था। कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। तो ये थोड़ा सा मूर्त सा था, पर ज़्यादा टफ नहीं है। समझते हैं कैसे। अनाधिकृत, अनाधिकृत का मतलब होता है जो अधिकृत नहीं है, जिसे कानूनी मान्यता नहीं है, जिसे लोग मानते नहीं है, लेकिन वो होता ज़रूर है, वो समाज में बदलाव ला रहा होता है। ऐसे ही करता है कवि। कवि क्या करता है? कवि विधायक नहीं है, समाज के लिए विधि या नियम नहीं बनाता है, लेकिन कवि समाज में बदलाव जरूर लाता है। कवि क्या करता है? कबीर समाज में नए नए विचार लेके आता है और समाज में जागरूकता पैदा करता है। समाज में जब जागरूकता पैदा होती है तो समाज में परिवर्तन आते हैं। जैसे कि मार्क्सवाद नए विचार लेके आया, तो समाज में एक नया समाजवादी विचार आया और समाज में क्रांति आ गई। तो ऐसे ही कवि क्या करता है कि संसार के लिए विधायक के तौर पर नहीं है, उसे संसार में कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वो लेजिस्लेचर का काम जरूर कर रहा है, बदलाव जरूर ला रहा है। जैसे अब इसको आप निबंध में कैसे जोड़ सकते थे? जैसे कालिदास कवि थे, तो कालिदास ने रघुवंशम, ऋतु संहार इनकी रचना की। तो उस समय जब उन्होंने रचना की तो समाज में काफ़ी सारे परिवर्तन आए। उस पर चाहे उसका प्रभाव चित्रकला में, चाहे मूर्ति कला में, हर जगह देखने को मिला। चाहे फिर आप ये लिख सकते थे, जैसे मनुस्मृति की रचना हुई तो समाज में एक नया परिवर्तन आया। मनुस्मृति से नए विचार आए, नया न्याय विधान बना। चाहे फिर रामचरितमानस मानस हो तुलसीदास का, तो समाज में कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, नए नए विचार लेके आते हैं, और उन विचारों के हिसाब से समाज चलता है, संसार चलता है। उन विचारों को लोग मानते हैं। और आजकल कवियों का, अब जैसे कि अब जैसे इसको और जोड़ना हो, राजनीति से जोड़ दो कि कवि क्या कर रहे हैं, इसी विधायक या कवियों की इस कला का दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे राजनीति के लिए ध्रुवीकरण करना हो तो कवि ऐसे ऐसे विचार लेके आते हैं, ऐसे ऐसे नारे लेके आते हैं समाज में, कैसी ऐसी रचनाएं लेके आते हैं जिससे उन समाज का ध्रुवीकरण होता है राजनीति में। दूसरा आप स्वतंत्रता आंदोलन में भी कवियों की भूमिका को देख सकते थे। कैसे उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई, कैसे समाज में उन्होंने बड़ा परिवर्तन ला के रख दिया। तो इस तरीके से कवि क्या करते हैं, समाज में एक लेजिस्लेचर है, एक विधायक हैं, जो लोगों को मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे। दूसरा निबंध था, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। देखो इतिहास क्या है, अगर आपने इतिहास ध्यान से पढ़ा होगा तो इतिहास कुछ नहीं है, क्रमिक विकास का एक सिलसिला है जो चलता आया है। जैसे कि व्यक्ति ने पहले हमारे यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो हम तलवारों से युद्ध लड़ रहे थे। उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उन्होंने मतलब नए नए हथियार खोजे, नौसेना को मजबूत किया, और इसी का परिणाम था भारत पे औपनिवेशिक शासन। तो इतिहास में आप ये घटना देख सकते हो। चाहे इसे आप आज के समय से भी जोड़ सकते हो। जैसे कि आज के समय में जब होड़ लगी हुई है औद्योगिक क्रांति की, औद्योगिक क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रौद्योगिकी की, तकनीकी की, जैसे चीन नई तकनीकी लेके आया और तकनीकी के बल पे वो एक आर्थिक शक्ति बन गया। ठीक है, तो आज अंतरिक्ष में होड़ लगी हुई है। चाहे स्पेस एक्स के बहुत सारे अंतरिक्ष हों, लोगों को अंतरिक्ष में यात्रा कराना हो, तो जो वैज्ञानिक मनुष्य है वो क्या कर रहा है, रूमानी मनुष्य पे विजय हासिल कर रहा है। जिसके पास तकनीकी है, जिसके पास वैज्ञानिकता है, वो आज भी आगे है। और इतिहास में ऐसा लगातार होते आया है। चाहे फिर वो जैसे कि मुगलों का शासन हो, तो मुगल एक नई तकनीकी लेके आए। बाबर ने युद्ध में जब तोपों का उपयोग किया तो वो आसानी से युद्ध जीत सका। लेकिन जब मुगलों से भी अच्छी तकनीकी और वैज्ञानिक मनुष्य जब यूरोप से आए, तो उन्होंने उस मुगल साम्राज्य को भी हिला दिया।
तो ऐसे ऐसे क्या हुआ कि इतिहास में क्रमिक वैज्ञानिक मनुष्य आए और उन्होंने रूमानी मनुष्य को क्या किया, विजय हासिल की। ठीक है, ये सिलसिला बहुत, और आप जोड़ सकते हो तो वहाँ से भी जोड़ सकते हो कि जैसे भारत में आर्य आए, तो आर्यों के पास नई तकनीकी थी, नए हथियार थे, तो उन्होंने यहाँ पे जैसे खेतों की सफाई की, कुल्हाड़ी वगैरह, तो पूरा वैज्ञानिक मनुष्य तकनीकी के बदलाव का ही तो इतिहास है। और इतिहास क्या है, सब यही तो इतिहास है। आज भी होड़ लगी हुई है। जैसे कोई हम चाह रहे हैं कि 5G हम लॉन्च करें, कि हम अपना 5G बनाएं और फिर दुनिया पे अपना दबदबा बना लें, तो होड़ लगी हुई रहती है। और वैज्ञानिक मनुष्य रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करता ही है, और इसी का इतिहास में आप ऐसे जोड़ सकते हो। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। अब जैसे व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति, जहाज अगर समुद्र, पहले यहाँ से समझते हैं, जहाज अगर समुद्र में जाएगा तो लहरों का सामना करेगा, जोखिम उठाएगा, हो सकता है डूब भी जाए। और लेकिन जब वो बंदरगाह पे रखा है तो ना तो उसे लहरों का सामना करना है, ना कुछ करना है, रखा 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 ही रहेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति है, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो जब आप घर पे थे, जब आपने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की थी, ना कोई चिंता थी, ना जोखिम था, ना टेंशन था, कुछ नहीं था। लेकिन जब आप तैयारी करने आए तो चिंता बढ़ी, जोखिम बढ़ा, आपने जोखिम भी उठाया, समय का, पैसे का, हर तरीके से। तो जब आप जब आप प्रगति के पथ पर होते हो, जब आप कोई भी कार्य करते हो, तो जोखिम उसमें होता ही है। और जोखिम होता है तो फिर जहाज बंदरगाह में सुरक्षित तो नहीं रखा रखा जा सकता, उसे जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अब जैसे भारत है, तो भारत आज जैसे अंतरिक्ष में अपन मंगलयान पे पहली बार में पहुंचे, लेकिन जब आप चंद्रयान 2 पे जाते हैं तो विक्रम लैंडर से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने जोखिम उठाया, हम असफल भी हुए। लगातार हमने कितने अंतरिक्ष पे किए, जिनमें हम सफल भी हुए, असफल भी हुए। तो भारत को प्रगति असफलताओं के डर से, या फिर किसी भी जोखिम के डर से, प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए। चाहे वो लोकतंत्र की बात हो, जब हम हमारे समाज में क्या था, जब हमारे समाज में जाति प्रथा थी, धर्म रूढ़िवाद ये सब था, तब भी हमने लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को सफल करके बनाया। आए 70 साल में लोकतंत्र सफल है। तो जोखिम उठाया, जोखिम से अपन आगे भी बढ़े। और बहुत सारे लोगों के आप विचार भी इसमें ला सकते हो, अगर आपके पास कोई है तो। बस ऐसे कर दीजिए। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। जैसे कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि व्यक्ति के पास जब अवसर है तब उसे अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि आज के समय में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो खाद्य संकट पैदा हो रहा है। लेकिन ऐसे में भारत क्या कर सकता है, ऐसे में भारत गेहूं का निर्यात करके, अपन ने अफगानिस्तान को गेहूं का निर्यात किया, तो अपन अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और अपनी निर्यात शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, भारत ऐसे कोविड-19 के समय पे जब वैक्सीन की कमी आई थी, जब भारत ने वैक्सीन को बना के दिखाया, और भारत ने क्या किया, उस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाया। हमने मालदीव को, मलेशिया को, इन सबको फ्री में वैक्सीन दी और अपने संबंधों को मजबूत किया। तो आज के समय में भारत के पास बहुत ऐसे मौके हैं, बहुत ऐसी धूप खिली हुई है, अगर निबंध की दृष्टि से देखें, जिसमें अपन अपनी छप्पर को मजबूत कर सकते हैं। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इसका मतलब हुआ कि जैसे आप क्षणभंगुरवाद बौद्ध धर्म का क्या कहता है कि व्यक्ति हर समय हर क्षण बदल रहा है। जो अभी आप हो वो 1 मिनट बाद नहीं होंगे। क्योंकि व्यक्ति क्या है, टाइम धीरे धीरे ही तो एक बड़ा बदलाव हो जाता है। अभी 1 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद आप जो हो वो नहीं रहोगे। तो वो बदलाव कैसे आया, 10 साल एकदम तो आया नहीं, एक एक मिनट से बदलाव आया, एक एक क्षण बदलाव आ रहा है। ये तो बौद्ध धर्म का क्षणभंगुरवाद कहता है। तो आप वो हो नहीं जो अभी 1 मिनट पहले थे, और आप वो नहीं रहोगे जो अभी हो 1 मिनट बाद। क्योंकि आप में क्षण क्षण बदलाव आ रहा है, इंसान क्षण क्षण बदल रहा है। कम से कम एक क्षण जो उसकी उम्र 1 मिनट पहले थी, वो अब उम्र 1 मिनट बाद नहीं रही।
जैसे ही भारत भारत क्या रहा कि भारत भी कई परिस्थितियों से बाहर निकला। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है। आज वो भारत नहीं है जो पहले था। चाहे आज आप चीन से भारत की संबंधों में देख लीजिए, ऐसा नहीं है जो भारत 1962 में था। तो भारत भी मजबूती के साथ उभर रहा है। भारत भी क्षण क्षण बदल रहा है। आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हो कि जैसे आज भारत अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है। आज भारत विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो ISA हो, मतलब ISA मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, उसमें भारत एक प्रतिनिधि के तौर पे उभर रहा है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनसे आप जोड़ सकते हो क्या क्या परिवर्तन भारत में आए हैं। वो भारत आज नहीं है जो पहले था। दूसरा, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, जैसे असमंजस का मतलब क्या होता है। असमंजस जैसे अपन किसी विचार में, चिंता में, या फिर अपन दुविधा में हो कि इस विकल्प के साथ जाया जाए या इस विकल्प के साथ जाया जाए, तो उस समय क्या है, क्या साधन हो सकता है। असमंजस तो खत्म होनी नहीं है, विकल्प तो कोई चुनना ही पड़ेगा। तो एक मुस्कुराहट ही है जो उस समय आपको प्रोत्साहन दे सकती है। अब जैसे इस समय किसान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूर की आत्महत्या में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे हुई है भारत में, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं, तो इन सब में अपन को जागरूकता बढ़ा के और इस असमंजस के क्षण में एक मुस्कान को साधन के रूप में उपयोग करके हम अपने देश की, चाहे सैनिक हो, चाहे फिर मानसिक जो बीमारियां हैं, एल्जाइमर है, ये है, तो इनको भी अपन क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो ऐसे इस निबंध को आप कनेक्ट कर सकते थे। दूसरा, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जैसे विकल्प, सीधी सी बात ये है, वो कह रहा है कि विकल्पों के बाहर भी मनुष्य को सोचना चाहिए। और हकीकत भी यही है, जब विकल्पों के बाहर सोचते हैं, प्रगति, असली प्रगति तो तभी होती है। जैसे आज भारत के पास जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मामला हल करने के लिए क्या अपने पास युद्ध ही विकल्प है क्या। तो ये आप निबंध में लिख सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत अपनी सॉफ्ट पावर का भी यूज कर सकता है। सॉफ्ट पावर के साथ और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन है, मतलब घुमा फिरा के उसमें ऐसे कनेक्ट करना है। कोविड-19 की वैक्सीन है, तो कोविड-19 वैक्सीन है, तो आज हम सहायता करके एक नेबरहुड फर्स्ट जैसी नीतियां लाके अपने पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत कर रहे हैं। तो अपन विकल्पों से बाहर सोच रहे हैं। आज भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो भारत ने कृषि के बाहर भी जाके सोचा। भारत अंतरिक्ष में भी जा रहा, अंतरिक्ष में प्रगति की ओर है। भारत ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकल्प के बाहर जाके सोचा। आज हमारे पास विकल्प है कि अपन केवल जैव ईंधन का उपयोग करें, लेकिन आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। अपन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में सोच रहे हैं। अपन एक देश आयातक हैं, अभी अपन जैव ईंधन के शुद्ध आयातक हैं। 25% अपन आयात करते हैं अपने पेट्रोल का, डीजल का। तो अपन आज जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और जलवायु संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उस हिसाब से तो हम क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन के शुद्ध निर्यातक भी बन सकते हैं। जैसे जर्मनी अपनी पूरी बसों को हाइड्रोजन फ्यूल सेल कर रहा है, तो अपन उसके लिए अगर हाइड्रोजन होता तो निर्यात कर सकते थे। तो अपन कहीं ना कहीं नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, विकल्पों के बाहर जाके सोच रहे हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से। आप लिख दीजिए कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र व्यवस्था अच्छी है, चली है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, तो इसके विकल्प भी एक दूसरे के बारे में अपन सोच सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि हो, आर्थिक दृष्टि हो, चाहे वो, मतलब हर तरीके से आप इस निबंध को कनेक्ट कर सकते थे। थैंक यू दोस्तों, और आशा है आपने किया भी होगा।